जी। वो जब एनडीए में थे तो उन्होंने यूपीए के उम्मीदवार का ये समर्थन किया। जब वो बिहार में महागठबंधन में थे या कह लीजिए कि यूपीए के पार्ट थे तो उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन किया। तो नीतीश कुमार ने बिल्कुल चुनाव से कुछ दिन पहले ही ये निर्णय लिया कि हमारी पार्टी के जो विधायक हैं, जो एमपी हैं, वो वोट करेंगे प्रणब मुखर्जी को। और उसमें ये कहा जा रहा था कि बिहार को विशेष पैकेज का जो ये था, जो पैसा था वो मिला और उसी को लेकर के ये बार्गेनिंग हुई थी। नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज़। हमारे साथ हैं ट्रस्ट न्यूज़ के संपादक हेमंत कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चर्चा राष्ट्रपति चुनाव को लेकर और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी हुई। बिहार में तो पहले ही यह चर्चा काफ़ी तेज़ हो गई है जैसे ही चुनाव आयोग ने यह घोषणा की कि राष्ट्रपति चुनाव देश में होना है और इसके लिए डेट्स का भी ऐलान कर दिया गया। तो बिहार की सियासत इस बात के लिए गर्म हो गई कि नीतीश कुमार सबसे फिट उम्मीदवार हैं और उन्हें ही राष्ट्रपति बनना चाहिए। इसमें जदयू के नेताओं का भी समर्थन दिखा और विपक्ष के लोग भी दबी जुबान में या खुलकर भी कई लोगों ने इस मामले में प्रतिक्रिया दे दी। हालांकि नीतीश कुमार का अपना स्टैंड इस मामले में साफ नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा आज इस बात को लेकर कि नीतीश कुमार का इतिहास राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कैसा रहा है, वह जब उन्हें मौका मिला है वह किस तरह का स्टैंड लिए, चाहे 2012 का मामला हो या 2017 का मामला हो या उससे पहले भी नीतीश कुमार ने क्या सब किया है। इन्हीं मुद्दों पर सर के साथ बात करेंगे। सर, नीतीश कुमार का राष्ट्रपति चुनाव के दौरान हिस्ट्री क्या रही है, किस तरह वो समर्थन करते हैं, क्या वो अपने मन की करते हैं या गठबंधन धर्म का पालन करते हैं, क्या होता है? पिछले 2 चुनावों का तो अनुभव ये है कि उन्होंने विपरीत फैसला लिया है जी। वो जब एनडीए में थे तो उन्होंने यूपीए के उम्मीदवार का ये समर्थन किया। जब वो बिहार में महागठबंधन में थे या कह लीजिए कि यूपीए के पार्ट थे तो उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन किया। मैं बात कर रहा हूँ 2012 में। उस समय उम्मीदवार संगमा जो थे वो एनडीए के उम्मीदवार थे और यूपीए की ओर से प्रणब मुखर्जी उम्मीदवार थे। तो नीतीश कुमार ने बिल्कुल चुनाव से कुछ दिन पहले ही ये निर्णय लिया कि हमारी पार्टी के जो विधायक हैं, जो एमपी हैं, वो वोट करेंगे प्रणब मुखर्जी को। तो उस समय ये उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार को वोट नहीं किया था और उसमें ये कहा जा रहा था कि बिहार को विशेष पैकेज का जो ये था, जो पैसा था वो मिला और उसी को लेकर के ये बार्गेनिंग हुई थी। खैर उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये 2 उदाहरण हैं नीतीश कुमार को लेकर कि जब भी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है तो इन्होंने विपरीत फैसला लिया है। 12 के बारे में मैंने बताया कि उस समय प्रणब मुखर्जी को इन्होंने फैसला किया था, वो कांग्रेस को उम्मीदवार ये समर्थन किया था, वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। और जब 2017 में जब बारी आई राष्ट्रपति चुनने की तो उस समय इन्होंने रामनाथ कोविंद का समर्थन किया था, जो उस समय एनडीए के बीजेपी के उम्मीदवार थे। उस दौरान नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, यहाँ महागठबंधन की सरकार थी और नीतीश कुमार के इस फैसले ने सबको फिर चौंकाया था। और उस समय जो कोविंद के पक्ष में ये खड़े हुए थे, कोविंद को का समर्थन इन्होंने किया था। उस दौरान मीरा कुमार जो बिहार की रहने वाली हैं और लोकसभा के स्पीकर रह चुकी हैं, वो कई पदों मंत्री के पदों पर रह चुकी हैं केंद्र सरकार में, तो वो उम्मीदवार थी, यूपीए की ओर से कांग्रेस की उम्मीदवार थी। तो उस समय इन्होंने समर्थन उनका नहीं किया था। तो 2 ऐसे दृष्टांत हैं नीतीश कुमार को लेकर जो उनके इस राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उनके स्टैंड को लेकर के हमेशा उन पर सवाल खड़ा होता है। इस बार भी अब ये स्पष्ट नहीं है कि ये क्या फैसला करेंगे, क्योंकि जो रिश्ते इनके हैं बीजेपी के साथ, जो धूप छांव वाला रिश्ता जो चल रहा है, उसमें अभी तत्काल कुछ कहने से बेहतर है कि आपको इंतजार करना पड़ेगा कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। क्या उम्मीदवार देकर के फैसला लेंगे या कुछ अपना इनका ग्रीवांसेज है जो सामने रखेंगे। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। आज कल जो श्रवण कुमार का बयान आया था, जो इनके मंत्री हैं, जो राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा होते के साथ श्रवण कुमार ने जो कहा कि सबसे फिटेस्ट कैंडिडेट हैं, काबिल व्यक्ति हैं और ये कभी किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, लेकिन ये अगर बनते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी होगी। दूसरा आज जो बयान आया है संजय झा का,
जो वो भी मंत्री हैं इनकी सरकार में, इनके करीबी हैं नीतीश कुमार के, संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने 2025 तक का मैंडेट दिया है, नीतीश कुमार 2025 से पहले कहीं नहीं जा रहे हैं। जी। तो उन्हीं के दो मंत्रियों का दो अलग अलग तरह का ये बयान है, जो कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट कहा जाता है, दो अलग अलग किस्म का बयान है। नीतीश कुमार का अपना कोई स्टैंड इसमें नहीं आया है अभी तक। पिछले दिनों जो उन्होंने कुछ कहा था वो अलग बात है कि मैं सब जगह में रह चुका हूँ, और जब राष्ट्रपति चुनाव के बारे में कहा था उन्होंने कहा कि मुझे अब कोई किसी पद की लालसा नहीं है, मैं किसी पद की इच्छा नहीं रखता हूँ। तो आज जो संजय झा का जो बयान आया है, तो मुझे लगता है कि अब ये एक चर्चा छिड़ गई है, इस पर अंतिम तौर पर क्या होगा। लेकिन मुझे ये अभी मैं इस बात पर ये अपना ये अडिग हूँ कि नीतीश कुमार कोई भी फैसला चौंकाने वाला फैसला लेंगे, और ये निश्चित रूप से आने वाले समय तक का हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा कि आखिरकार नीतीश कुमार क्या उन दो चुनावों की तरह 12 और 17 के चुनावों की तरह इस बार भी राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ चौंकाने वाला। सर कहा जाता है कि राष्ट्रपति चुनाव ही ऐसा है जिसमें व्हिप जारी नहीं किया जाता किसी भी दल के द्वारा, अपने पार्टी के विधायकों को या सांसदों को कहा जाता है स्वच्छंद होते हैं, क्योंकि यह सर्वोच्च पद के लिए चुनाव होता है। और नीतीश कुमार इसका एक उदाहरण पेश करते नजर आते हैं कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उम्मीदवार फिर वो दल से ऊपर उठ करके सोच रहे हैं। क्या कारण होता है कि वो गठबंधन धर्म को नहीं निभाते हुए अपने मन की सोचते हैं? इसके पीछे का कोई लॉजिक भी है क्या? देखिए, एक तो बात स्पष्ट है कि दोनों मौके पर 2012 वाला जो चुनाव था, उस चुनाव को लेकर के नीतीश कुमार का बीजेपी से रिश्ता खराब हो चुका था। वो आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी के प्रकरण को लेकर के जो पटना में जो कार्य समिति की बैठक थी और उसमें दिया गया भोज इन्होंने वापस ले लिया था, और एक बड़ा हिस्सा जो था इनकी पार्टी के भी लोगों का, और उधर आपको बीजेपी के लोग जो इनके खिलाफ गोलबंद हो रहे थे, और आगे चल के उन्होंने अपना तो साथी छोड़ दिया। हाँ, तो 12 वाला जो राजनीतिक परिस्थिति इस तरह की थी कि बीजेपी से इनके रिश्ते उस समय ठीक नहीं थे, और उन्होंने एक ये लिया कि हम एनडीए के साथ वो रहे उस समय तक, और ये कहा जा रहा था कि हम प्रणब मुखर्जी का समर्थन कर रहे हैं, यूपीए की नीतियों का हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, ये कहा गया था। उस समय शरद यादव उस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने भी सफाई यही दी थी, क्योंकि नीतीश कुमार गए थे और उन्होंने वो घोषणा करके चले आए थे कि हम इनका समर्थन करेंगे, प्रणब मुखर्जी का। तो उस दौरान ये हुआ था, उस समय की जो राजनीतिक परिस्थिति थी कि बीजेपी के साथ इनके रिश्ते खराब हो चुके थे। बाद के दिनों में जब आप देखेंगे 17 का चुनाव, उस दौरान क्या देखेंगे कि उसके चुनाव के कुछ ही दिनों के भीतर ही सरकार यहाँ बदल गई थी। सरकार क्या बदल गई थी? जो अलायंस जो था वो टूट गया था, आरजेडी से वापस होकर के, आरजेडी से बाहर होकर के, आरजेडी को छोड़ करके, और ये बीजेपी के साथ सरकार इन्होंने बना ली थी। तो यह जो परिस्थिति थी, तो उस दौरान भी, उस राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी बीजेपी ये आरजेडी से रिश्ते नीतीश कुमार के खराब होने लगे थे। जो घोटालों में तेजस्वी के, राबड़ी देवी के, लालू यादव के जो नाम आए थे, जमीन घोटाले में, नौकरी के बदले ज़मीन के मामले में, जो रेलवे वाला मामला था जिसमें अभी जो छापामारी हुई है, तो उस दौरान इस बात को लेकर के रिश्ते खराब थे। जी, तो इसको ऐसे तो समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं ऐसे मोमेंट पर एक इशारा जरूर कर देते हैं कि हम आगे क्या फैसला लेने वाले हैं। अगर 12 के गुणा गणित को देखा जाए तो फिर वो लोकसभा चुनाव के आसपास आपको दिख ही गया था कि किस तरह से नीतीश कुमार ने फैसला लिया, एनडीए का साथ छोड़ा, फिर वो महागठबंधन में चले गए, और जब फिर महागठबंधन से वापसी करनी थी तो उससे पहले भी उन्होंने एक संदेश दे दिया कि हम जो है फिर जा रहे हैं एनडीए में। तो क्या इस बार भी कोई संदेश निकलेगा क्या? मुझे तो लगता है कुछ न कुछ निकलेगा, कि ये बात तय है कि बीजेपी के साथ रिश्ते इनके बहुत पहले की तरह बहुत स्वाभाविक नहीं रह गए हैं। रिश्तों में खटास है। ये अलग है कि मंचों पर, सार्वजनिक समारोहों में हंसते बोलते सब लोग दिखते हैं, लेकिन रिश्तों में तो खटास है ही। वो कई मौक़ों पर वो देखने को मिला है। और ये इधर हाल के दिनों में ये लग रहा है कुछ लोग जैसे धर्मेंद्र प्रधान आए थे पीछे, ये गडकरी आए हुए थे। उस दौरान जो हाजीपुर में जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में देखा गया कि दोनों में काफ़ी घुल मिल रहे थे, काफ़ी बॉन्डिंग दिख रही थी।
तो कुल मिलाकर के ये है कि अभी हाल के दिनों में एक महीने के भीतर में थोड़ा कुछ सुधारने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके पहले जो तलखी जितनी थी, जो बीजेपी की तरह तरह के नेता तरह तरह का बयान दे रहे थे इनके खिलाफ एक तरह से माहौल बन रहा था। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला विधानसभा के भीतर, जब विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ इन्होंने बहुत तल्ख टिप्पणी की और उनसे एक तरह से बहुत कड़े लहजे में बातचीत की थी, जैसा कि आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है। तो उस अवसर को देखते हुए, वो मौका जो था उसको देखते हुए लग रहा था कि अब रिश्ते टूट न कहीं जाएं, लेकिन फिर बीच में मामला थोड़ा ठीक ठाक हुआ। तो ये सब कुछ कुल मिला जुला करके ये लग रहा है कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के जरूर कुछ न कुछ नया और चौंकाने वाला फैसला फिर ले सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ ये है कि नीतीश कुमार के पास अगर दो विकल्प हो, या तो वो खुद उम्मीदवार बन जाए या फिर विपक्ष के उम्मीदवार बन जाए, क्योंकि हमें नहीं लग रहा है कि स्थिति ऐसी है कि एनडीए से या बीजेपी चाह करके भी नीतीश कुमार को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने जा रही है। तो विपक्ष में अगर ये दो विकल्प आता है, विपक्ष के किसी उम्मीदवार को समर्थन देना या फिर खुद विपक्ष का उम्मीदवार बन जाना, कौन सा ज़्यादा आपको लग रहा है कि बेनिफिशियल है यहाँ पर, और नीतीश कुमार किस तरह का फैसला ले सकते हैं अगर ऐसा विकल्प रहे तो? देखिए, मुझे जो जानकारी है कि नीतीश कुमार को विपक्ष का उम्मीदवार बनाने की कोशिश जो हुई थी, जो आपको तेलंगाना के मुख्यमंत्री इसमें पहल कर रहे थे, वो पहल कुछ दूर चली, उसके बाद फिर वो स्थिर हो गई। अब नए सिरे से उसमें अब कुछ अभी तत्काल होता हुआ अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन ये है कि मैंने कल भी कहा था कि नीतीश कुमार को बीजेपी राष्ट्रपति बनाने नहीं जा रही है। मुझे तो ये पक्का भरोसा है, क्योंकि ये बीजेपी किसी बिल्कुल पॉलिटिकल फेस को, बिल्कुल ऐसे व्यक्ति को, बहुत जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, बहुत पॉलिटिकली चार्ज व्यक्ति है, उस तरह के लोगों को राष्ट्रपति बनाकर कोई खतरा बीजेपी मोल लेना नहीं चाहेगी। दूसरी बात यह है कि जो गैर एनडीए दल जो हैं, उनका वोट आज की तारीख में भी एनडीए से ज़्यादा है, 51.5%। हाँ, और एनडीए का 48.5। हाँ, तो ये गणित जो है उनके खिलाफ है अभी। उसमें अब ये जगन मोहन रेड्डी और ये नवीन पटनायक, दो लोगों का वोट उनको चाहिए चुनाव जीतने के लिए राष्ट्रपति का। तो कुल मिलाकर के अभी बहुत समझिए कि सहमत का खेल चलेगा इसमें, और नीतीश कुमार भी इस अवसर का इस्तेमाल अपने लिए कुछ न कुछ तो कर ही सकते हैं। जैसे कि आप सुनिए कि जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, ये मामला बहुत दिनों से चला आ रहा है, गाहे बगाहे इसको उठाया जाता है। ये भले ही अभी ठंडा पड़ा हुआ, बीजेपी के लोग इसके जवाब में कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं है। तो एक एजेंडा तो ये बचा हुआ है। अब उस समय जो 2012 की बात मैं बता रहा हूँ, उस समय जो इनको विशेष पैकेज मिला था 10,000 करोड़ का केंद्र सरकार से, तो उसमें कहा गया था कि ये पैकेज जो है इनको डीलिंग में मिला है। हालांकि इनकी सफाई हुई थी कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था, उसमें ये प्रोविज़न था कि जब राज्यों का पुनर्गठन होगा तो कंपनसेट किया जाएगा। जैसे कि क्योंकि बिहार का बहुत बड़ा जो खनिज संपदा था, जो झारखंड को चला गया, क्योंकि झारखंड के इलाके में ही वो था, तो बंटने के बाद झारखंड जब अलग हुआ तो बिहार के पास खनिज संपदा के नाम पर सिर्फ बालू रह गया और कुछ था नहीं। तो कंपनसेट करने के लिए स्पेशल पैकेज की बात हुई थी, तो इन्होंने सफाई दी थी कि नहीं, वो तो हमारा स्वाभाविक हक था, क्योंकि वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में उसका प्रोविज़न था, इस वजह से हमको मिला है, वो कोई हमको उपकृत करने के लिए नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर अभी आप यह समझ रहे थे कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति चुनाव के आसपास कोई चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं। उनके हिसाब से क्या चल रहा है, क्या बिहार से कोई उम्मीदवार हो सकता है या वो खुद हो सकते हैं, विपक्ष के प्रति उनकी भूमिका क्या होगी, क्योंकि वह जब संदेश छोड़ जाते हैं तो कुछ दिनों के बाद उसका इफेक्ट भी दिख जाता है। इंतजार करना पड़ेगा कि नीतीश कुमार का स्टैंड क्या रहता है, क्योंकि अभी तक तो यह देखा गया है कि वह अपने जो फैसले लेते हैं अपने ही गठबंधन के खिलाफ चले जाते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।